हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, कंपनी वैसे तो बैंकिंग सेक्टर का शेयर है और वैसे तो बैंकिंग स्टॉक है। फिर भी उसके बारे में मैंने काफ़ी स्टार्टिंग में मतलब चैनल के स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था। हालांकि वो टाइम पे हमारे मतलब उतना उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला दोस्तों, लेकिन कंपनी का ऐसी कंपनी ऐसा एक बैंक है जिसको उसके लिस्टिंग मतलब जैसे मार्केट में आया स्टॉक तब से उसको एक बोला जा रहा है कि ये मल्टीबैगर शेयर बनेगा, मल्टीबैगर बैंक बनेगा, एचडीएफसी बैंक को टक्कर देगा, इतना बड़ा बैंक बनेगा, उतना बड़ा बैंक बनेगा। लेकिन दोस्तों मतलब असल में वैसा कुछ हुआ नहीं। लोगों लेकिन पिछले एक साल के अगर रिटर्न देखोगे तो लगभग 193% की रिटर्न है, 193%, मतलब लगभग पैसा डबल से भी आगे हो चुका था पिछले एक साल में। और अभी करंटली उसका जो मूवमेंट है, वो प्राइसिंग है वहाँ, मतलब वो देख के जो दिग्गजों ने उसके जो टारगेट्स दिए या फिर दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस ने जो टारगेट दिए, वो टारगेट भी काफ़ी हाई टारगेट्स दिख रहे हैं। सो दोस्तों, क्या सच में इस शेयर को खरीदना सही होगा या फिर सच में वो शेयर आपको पैसा बना के देगा, मल्टीबैगर बना के देगा? सो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अपने चैनल पे डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होते रहते हैं दोस्तों, सो मार्केट में बने रहिए। दोस्तों, हमने कल वीडियो अपलोड किया था मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड एंड ग्लेनमार्क फार्मा, मतलब दोनों फार्मा स्टॉक के बारे में एक कंबाइंडली वीडियो बनाया था, क्योंकि दोनों कंपनी का आज के दिन रिजल्ट लगने वाला था। तो हमने एक दिन पहले ही वीडियो कवर किया था, उसका ओवरऑल एनालिसिस, उसका फंडामेंटल डाटा, पी वगैरह सब देखा था। साथ ही में उसके पहले हमने कैडिला हेल्थ केयर के बारे में वीडियो अपलोड, मतलब हम डेली बेसिस पे मार्केट के बारे में वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जो टॉपिक ट्रेंडिंग में या फिर उसमें कुछ बड़ा अपडेट्स होने वाला है, ऐसे टॉपिक। सो मार्केट में बने रहिए, लर्न मार्केट, अर्न मनी। सो बेसिकली जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हो, कंपनी का आज का प्राइसिंग 28 मई का 3:30 बजे के बाद का आटा देख सकते हो, 59.20 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 1.30 का अपसाइड है, 2.25%, मतलब परसेंट में देखोगे तो 2.25% का अपसाइड मूवमेंट है। लगभग 58.50 पे ओपन हुआ था और देख सकते हो कि ये 59.20, मतलब ₹1.5 के आसपास मूवमेंट के साथ ये क्लोजिंग दिया है। तो बेसिकली कंपनी है कौन सा, अगर 5 दिन का डाटा करोगे देखोगे तो 5 दिन पहले ये 57 पे ट्रेड कर रहा था। दोस्तों, कंपनी बुरी है नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं ना, उसका उतना बैलेंस शीट उतना तगड़ा नहीं था कि स्टॉक भाग ही नहीं रहा था। कितना भी कोशिश कर लो, स्टॉक उतनी रफ्तार से नहीं भाग रहा था पिछले 5-6 साल से, मतलब उसके लिस्टिंग के बाद। मैं आपको पूरा डाटा दिखाता हूँ और फिर आप डिसाइड करो खुद कि इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना, या क्या डिसीजन है, मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। एक महीने का डाटा देखोगे तो देख सकते हो कि 54.80 का उसका ओपनिंग था। एक महीने मतलब एक महीने पहले 54 पे ट्रेड कर रहा था। तो देख सकते हो एक महीने में सिर्फ ₹5 का मूवमेंट हो चुका है इसमें, 54 से लेके 59। फिर भी लोग इसको डायमंड शेयर बोल रहे हैं या फिर बड़ा बगे बनेगा ऐसा बोल रहे हैं। 6 महीने की बात करोगे तो 37 पे ट्रेड कर रहा था, बट ऑब्वियस से लॉकडाउन के समय में मतलब दिसंबर में 37 से अभी लगभग 60, मतलब यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्ट ₹23 का मूवमेंट है। और देखोगे ऑल टाइम का डाटा, तो ऑल टाइम की बात करोगे तो शेयर देखो 2015 में मार्केट में आई कंपनी, कितने पे, ₹70 पे मार्केट में आया हुआ शेयर है 2015 में। और 2015 से देखोगे तो मतलब लिस्टिंग होने के बाद शेयर डायरेक्ट नीचे 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 लगभग 45 के आसपास आया था, फिर अपसाइड, फिर 70 का रेंज, फिर डाउनग्रेड, फिर थोड़ा सा मूवमेंट 60 के आसपास, फिर डाउनग्रेड, मतलब स्टॉक चाहकर भी ऊपर नहीं आ सका, मतलब अप डाउन ऐसा करके। अगर ओवरऑल पूरा चार्ट देखोगे तो डाउनग्रेड ही चार्ट है, बट जो अपसाइड का मूवमेंट दिख रहा है वो लॉकडाउन के बाद दिख रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के समय लगभग शेयर 20 के आसपास आया था ₹20 के, और 20 से देखोगे तो लगभग अभी 3 गुना हो गया। मतलब लॉकडाउन से कंपेयर करोगे तो 3 गुना होती है, एक साल में 3 गुना हो गया शेयर। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो कुछ रिटर्न्स है नहीं उतने। कंपनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, जो इसका ये लोगो देख सकते हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मतलब ये सिंबल आपको मार्केट में दिख जाएगा कंपनी के जहाँ पे ब्रांचेस रहेंगे मतलब बैंक के। एनएससी के साइड पे आईडीएफसी, यहाँ पे देख सकते हो आईडीएफसी फर्स्ट बी, इतना ही उसका एनएससी पे सिंबल है। अगर फाइनेंशियल की कुछ बात करोगे अपडेटेड डाटा, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन जुलाई 2050 वॉज लिस्टेड ऑन बीएससी एंड एनएससी। सीईओ देख सकते हो, पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ये इसके पेरेंट्स है।
फाउंडेड हुई है 2015 में, मतलब दोस्तों जैसे फाउंडेड हुई है कंपनी 2015 में ही फाउंडेड हुई है और मार्केट में भी 2015 में ही है। 5 साल का उसका जर्नी है पूरा। हेड क्वार्टर मुंबई में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देख सकते हो 20,222, काफ़ी बड़े एम्प्लॉय लिस्ट है उसकी। रेवेन्यू देख सकते हो यहाँ पे, और उसकी सब्सिडरीज कंपनी भी है। IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड, सेकेंड है असेट मैनेजमेंट आर्म, थर्ड है IDFC भारत लिमिटेड। तो ऐसे 3 इसकी सब्सिडरीज कंपनी है। तो दोस्तों इतना तो हमने देख लिया चार्ट वाइज डाटा उसका, टेक्निकली डाटा। अभी देखना ये है उसका कि उसका जो क्या बोल सकते हैं टारगेट्स जो दिए दिग्गजों ने, वो टारगेट्स क्या दिए और कब दिए और कितने हैं, साथ ही में दोस्तों आगे क्या हो सकता है इस कंपनी में। तो पहला डाटा देख लो, IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बी के नाम से उसका NSE पे सिंबल है। फाइनेंशियल सेक्टर में काम करता है शेयर, प्राइवेट बैंक है, मिड कैप शेयर है, मार्केट कैपिटल 35,812 करोड़ से। स्टॉक इज रैंक 116, मॉडरेट रिस्क है क्योंकि स्टॉक इन 2.68x एज अ वोलेटिलिटी एज अ निफ्टी। तो ये मतलब मीडियम रिस्क वाला शेयर है। ये तो उसका चार्ट हो गया। मैं दोस्तों इसको यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ ये पेज पे, आपको रिटर्न्स दिखाता हूँ उसके। एक आज का तो देख ले 2% है, एक वीक का रिटर्न 4% है, मतलब 55 से लेके 60 तक का मूवमेंट। एक महीने का रिटर्न्स देखोगे तो 7% का रिटर्न है एक महीने में। मतलब बैंकिंग शेयर है, बैंक की तरह ही आपको रिटर्न दे रहा है ऑन एन एवरेज 7%। 53 से लेके 60 तक का मूवमेंट है एक महीने में। और एक साल का देखोगे तो ये गजब का है क्योंकि 20 रुपये पे शेयर आया था। 193 मतलब 192% 10, मतलब लगभग 192 ही बोल सकते हो। और 5 साल का रिटर्न देखोगे तो सिर्फ 23% का है। मतलब जिसने भी उसको लिस्टिंग के बाद अगर बड़ा शेयर बनेगा, बड़ा स्टॉक बनेगा, पैसा बना के देगा, ऐसा सोच के इन्वेस्ट किया रहेगा, तो उसको 5 साल में सिर्फ 23% के रिटर्न मिले। तो 5 साल में दोस्तों अगर नॉर्मल आप किसी FD या फिर RD में डालते तो इससे अच्छे रिटर्न मिलते, क्योंकि कोई कोई प्राइवेट बैंक्स, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वगैरह 5 साल में आपको डबल करके दी थी, 5.5 साल में, सॉरी 5 में नहीं दी थी नॉर्मली, 5.5-6 साल में। इसने तो 5 साल में सिर्फ 23% के रिटर्न दे। और ऑल टाइम के देखोगे तो ऑल टाइम के रिटर्न तो उसके नेगेटिव है, कितने तो -15.98। मतलब दोस्तों अगर इतना होल्ड करो और फिर भी आपको नेगेटिव रिटर्न मिले, मतलब पूरा आपका पैसा यूज़ करेंगे और रिटर्न कुछ नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया उसका क्या बोल सकते हो ओवरऑल फेयर जानकारी, क्योंकि जिसको अच्छा ही बताना है वो सिर्फ अच्छा ही बताए कोई भी शेयर के बारे में। लेकिन आपको इन्वेस्ट करना तो आपको हर एंगल के बारे में, हर एंगल से हर अच्छी जानकारी पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गया उसका ये डाटा। इंट्रिंसिक वैल्यू का डाटा देखोगे तो अभी अवेलेबल नहीं है। रिटर्न FD से अच्छे नहीं दिए उसने, डिविडेंड अट्रैक्टिव नहीं दिया, एंट्री पॉइंट अभी सही बता रहे, स्टॉक ओवरबॉट जोन पे नहीं बता रहे, नो रेड फ्लैग्स है क्योंकि स्टॉक ASM लिस्ट में नहीं है, फिर होल्डिंग कुछ प्लेज नहीं है। अभी इतना देख लो उसका पी कितना है, तो काफ़ी हाई पी है, मतलब हाई पी से 2.5 गुना पी हो चुका है। 74.12 का पी है, 74.12 जो हाई पी से 2.5 गुना है। और हाई पी कितना है तो 31 है, जो सेक्टर का पी है। सेक्टर का पी 31.07 जो काफ़ी मतलब हाई है, क्योंकि हाई पी का जो मैक्सिमम रेंज है वो 30 है। 30 के ऊपर का पी हाई माना जाता है। और उसका बाइंग का रिकमेंडेशन और बाकी डाटा देखेंगे, बट उसके पहले दिए हुए उसके टारगेट्स देख लो। लेटेस्ट न्यूज़ है, 4 दिन पहले वाली न्यूज़ देख लो। IDFC फर्स्ट बैंक एंड फेडरल बैंक अमंग टॉप स्टॉक पिक बाय एंजल ब्रोकिंग। तो एंजल ब्रोकिंग जो एक बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस है, तो उन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक को बाइंग मतलब पिक करने का, स्टॉक पिक करने का सजेशन दिया, बाइंग का रिकमेंडेशन दिया। साथ ही में 2 नंबर वाली न्यूज़ देख लो, बाय IDFC फर्स्ट बैंक, टारगेट प्राइस ₹65 ICICI डायरेक्ट। तो ICICI डायरेक्ट ने उसको 65 रुपीज़ के टारगेट के साथ बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है। आप पूरा डाटा पढ़ सकते हो, यहाँ पे दिया है ICICI डायरेक्ट हैज़ अ बाय कॉल ऑन IDFC फर्स्ट बैंक विथ अ टारगेट प्राइस ₹65। द करंट मार्केट प्राइस IDFC फर्स्ट बैंक इज 55। तो जब उसका 55 रुपीज़ करंट प्राइस था, तो वो टाइम पे उन्होंने बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था 10 रुपये अपसाइड की मूवमेंट 65 के साथ। और दोस्तों टिकर टाइप पे उसका बाइंग का रिकमेंडेशन सिर्फ 10% का दिख रहा है, क्योंकि अगर टेक्निकली देखोगे तो स्टॉक ऊपर जाने का चांसेस बहुत कम दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि उसका पी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, स्टॉक अभी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू का डाटा भी यहाँ पे कुछ अभी अवेलेबल नहीं है। फिर भी दोस्तों दिग्गजों ने उसकी बाइंग के रिकमेंडेशन दिया और हाई टारगेट्स क्यों दिए दोस्तों, ये अगर दिया भी है तो फिर भी ये शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फिलहाल तो स्टॉक अच्छा कुछ देने के रिटर्न्स में है नहीं। क्योंकि उसका अगर आप हिस्ट्री देखोगे और रिकॉर्ड्स देखोगे तो पिछले 5 साल या जो कुछ
ओपनिंग से उसका लिस्ट है, डाटा है, तो उसमें कुछ इन्वेस्टर को मिला नहीं है दोस्तों। हालांकि जो कुछ बाइंग का रिकमेंडेशन या फिर जो कुछ टारगेट्स दिए गए, या आप शॉर्ट टर्म के लिए पकड़ कर चल सकते हो। मतलब अगर आप इसको अभी बाई भी करते हो तो आपको उसको टारगेट के साथ चलना है, क्योंकि बाबा इतना टारगेट्स अचीव हो गए या फिर उसके नियर बाय टारगेट्स अचीव हो गए तो हमें एग्जिट करना है। क्योंकि अगर आप वहाँ तक गए, फिर करेक्शन आएगा, फिर स्टॉक इसके नीचे आएगा, तो मतलब नहीं है। ईयरली रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल रिजल्ट, ये भी एक प्रूफ देख सकते हो आप कि 1000 करोड़ में वैल्यू है। 2018 की कंपैरिजन में 2019 और 20, 2019 में तो कुछ लॉकडाउन वगैरह कुछ है नहीं था, फिर भी 2018 के कंपैरिजन में 2020 में कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ चुका था, लेकिन प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होता था और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लॉस था। वही बात करोगे 2019 से 20 के कंपैरिजन में, तो रेवेन्यू फिर भी बढ़ चुका था, अच्छा खासा बढ़ा था, लेकिन प्रॉफिट जो था, मतलब जो लॉस था, वो लॉस डबल हो चुका था दोस्तों। और फिर आ गया 2020 से 2021 का कंपैरिजन, तो रेवेन्यू फिर से बढ़ चुका था जो 18.22 करोड़, और प्रॉफिट जो लॉस में था, इतना बड़ा लॉस था, जो लॉस उन्होंने रिकवर करके प्रॉफिट में लाए 0.48 करोड़। तो यहाँ पे अभी आपको उम्मीद की किरण दिख रही है, उम्मीद की झलक दिख रही है कि हाँ भाई अभी बढ़ेगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ डिटेल में होल्डिंग, क्योंकि होल्डिंग में काफ़ी बड़े चेंजेस हुए और ये आपको दिखाना है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम की है, जो देख सकते हो 39.98% थी, अभी 36.60% है, लगभग 3% के आसपास की होल्डिंग कम हुई है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग लगभग यहाँ पे कितनी कम की है, तो 0.60% के आसपास कम की है, अभी 2.39% है। डोमेस्टिक वालों ने अपनी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली है, लगभग 8% के आसपास, 8.5% के आसपास होल्डिंग बढ़ा ली है, करंटली 16.88% है। और फॉरेन वालों ने भी हमेशा कोई स्टॉक में होल्डिंग बढ़ाते रहते, लेकिन इस स्टॉक में उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है, लगभग 1-1.5% के आसपास होल्डिंग कम की है, अभी 10.33% है। और रिटेल वालों का होल्डिंग देख सकते हो 33.80%, हालांकि उन्होंने भी अपना होल्डिंग यहाँ पे लगभग 3-3.5% के आसपास कम किया है। सो ओवरऑल देखोगे तो सब ने अपना होल्डिंग कम किया, और जितना भी होल्डिंग कम हुआ है सब डोमेस्टिक वालों ने अपना होल्डिंग लगभग 8.5% के आसपास बढ़ा लिया है। सो बाकी हमने ओवरऑल सब जानकारी देख ली, हमने जो कुछ डाटा है आपको सच्चीली और फेयरली दिखाया। बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना आपका डिसीजन है। फिर भी अगर आप दिग्गजों का टारगेट्स देख के या फिर न्यूज़ देख के इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए बैठना है और आपको स्टॉप लॉस लगा के बाई करना है। क्योंकि कोई भी दिग्गज इसको बाइंग कर, मतलब कोई भी स्टॉक को बाइंग का रिकमेंडेशन देते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ देते हैं। आपको भी इसको बाई करना है 65 के टारगेट्स के लिए, तो आपको शॉर्ट टर्म का टारगेट, मतलब उसके नियर बाय पहुँचने पर एग्जिट करना है और स्टॉप लॉस लगा के बाई करना है, क्योंकि लॉस ना हो या फिर पैसा आपका अटके ना। बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना आपका डिसीजन है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।